Hello, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 20th February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. इट इज़ अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE. नाउ इंडिया की जो अप्रोच है टुवर्ड्स द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ये लगातार चेंज हो रही है. नाउ इंडिया इज़ फोकसिंग मोर टुवर्ड्स गेनिंग मीनिंगफुल मार्केट एक्सेस. एंड इससे क्या होगा कि जो इंडिया की जो इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन है, इसकी जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, यहाँ से वो इम्प्रूव होगी. एंड इसे लेकर इवन हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने भी ये एम्फेसाइज किया दैट नाउ इंडिया विल बी साइनिंग ओनली दोज ट्रेड एग्रीमेंट जो कि बेसिकली हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इमर्ज करे. सिर्फ कोई ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वी वोंट बी साइनिंग एनी ट्रेड एग्रीमेंट्स. अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो इमर्जिंग डायनेमिक्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, इंडियन इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, इसको मद्देनज़र रखते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे. एंड इवन रिसेंटली जो इंडिया और UAE ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, ये एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जिसके अंदर वी कैन सी द इंडियाज़ रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ द न्यू इमर्जिंग डायनेमिक्स इन इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ यहाँ पे एक बार इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो बायलेटरल रिलेशंस हैं थोड़ा सा इसे समझते हैं. इंडिया और UAE के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इनकी शुरुआत 1972 में हुई. एंड इन रिलेशंस को बहुत बड़ा पुश तब मिला जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर 2015 में UAE विजिट करते हैं. एंड दिस बेसिकली मार्क्ड अ न्यू बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड UAE. एंड इस 2015 के इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट के बाद 2017 में UAE के जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ही विजिटेड इंडिया एज अ चीफ गेस्ट टू इंडियाज़ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. एंड उस टाइम पे ये एग्री किया गया कि जो इंडिया और UAE के जो बायलेटरल रिलेशंस हैं इनको अपग्रेड करना चाहिए इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. एंड जिसके बाद एक मोमेंटम मिलता है जो नेगोशिएशंस इंडिया और UAE में चल रही थी, एंड जिसके बाद फाइनली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये यहाँ पे लॉन्च होता है. ना अगर हम सिर्फ और सिर्फ UAE की बात करें इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है. UAE हैज़ इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक हब. सिर्फ और सिर्फ वेस्ट एशिया के लिए नहीं, रादर ग्लोबली UAE एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक हब है. एंड सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की लोकेशन. इट इज़ प्रेजेंट एट द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर इन द वर्ल्ड. एंड इवन रिसेंटली UAE ने अपनी विजन 2021 लॉन्च किया था जिसके अंदर दे शोड कि दे नीड टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी एंड दे वांट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन ऑयल. एंड अगर हम UAE की बात करें तो 2012 से ही UAE की जो ग्रोथ है वो बेसिकली नॉन हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स जो हैं उसके थ्रू उसको लीड किया जा रहा है. एंड इट इवन शोज़ कि जो UAE की जो इकोनॉमी है उसके अंदर सक्सेसफुली डाइवर्सिफिकेशन हो रही है. ऑल्दो UAE ने अपनी जो इकोनॉमी है उसे डाइवर्सिफाई किया है, बट स्टिल जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है UAE में, फॉलोड बाय सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग. एंड अगर हम सर्विसेज की भी बात करें तो वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज, होलसेल, रिटेल ट्रेड, रियल एस्टेट बिजनेस, ये मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ की ग्रोथ के लिए. ना अगर हम इंडिया के जो इकोनॉमिक टाइज हैं UAE के साथ इसकी बात करें तो इंडिया के लिए ये UAE इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. अगर हम 2021 एंड 2022 ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके 9 मंथ्स अगर हम देखें तो इसके अंदर भी ये देखने के लिए मिला कि इंडिया और UAE का जो ट्रेड है इट हैज़ बीन वैल्यूड अराउंड 52.76 बिलियन $, एंड देयरफॉर UAE इज़ इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर.
तो फिलहाल अभी फर्स्ट 9 मंथ्स में 52 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड हो चुका है, लेकिन जो एम है दैट इज़ टू बूस्ट द ट्रेड अबव 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, एंड जो सर्विसेज हैं उनके अंदर 15 बिलियन यूएस डॉलर्स इन कमिंग 5 ईयर्स इसे इंक्रीज़ करने का एम है। एंड अलॉन्ग द सेम लाइन्स वी हैव मैनी इंडियन कंपनीज जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप किया है ईदर एज अ जॉइंट वेंचर or in special economic zone in the areas of cement, building materials, textile, engineering products, consumer electronics. इनको UAE के अंदर इंडियन कंपनीज ने सेटअप किया है, एंड इंडियन कंपनीज आर इवन इन्वेस्टिंग इन टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ, रिटेल, एजुकेशन सेक्टर्स इन UAE. नाउ इंडिया ने अपनी जो फ्री ट्रेड स्ट्रैटेजी है इसे रिवैम्प किया है, एंड जिसमें इंडिया ने 6 कंट्रीज़ को प्रायोरिटी दी है इन टर्म्स ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर UAE तो इंक्लूड होता ही है, अलॉन्ग विद UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इज़राइल. दीज आर दी सम प्रायोरिटी कंट्रीज़, एंड हम लगातार देख रहे हैं कि कभी ना कभी, अभी रिसेंटली लास्ट वीक हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, उससे पहले कनाडा, UK. नाउ वी हैव सीन दैट द डील बिटवीन इंडिया एंड UAE हैज़ बीन फाइनलाइज्ड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो जो पैराटाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्ट्रैटेजी है वो इंडिया की चल रही है, एंड ये जो दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स फॉर इंडिया एंड UAE एज वेल. अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया विल गेट इट्स स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट. ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये कैसे इंपॉर्टेंट, UAE काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, एंड इसके साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट होना, इट विल अल्टीमेटली हेल्प इंडिया टू सस्टेन द ग्रोथ मोमेंटम. As UAE is going to be an attractive export market for electronics, automobiles, the engineering products. Along with this, UAE की जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है. इससे इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा, एज इट विल गेट एन ईजी एक्सेस टू द अफ्रीकन मार्केट एज वेल. एंड जो बाकी ट्रेड पार्टनर्स हैं, दे गोइंग टू हेल्प इंडिया टू बिकम पार्ट ऑफ दिस सप्लाई चेन. इसी पर्सपेक्टिव में जो इंडिया और UAE का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसी लेकर आज के न्यूज़पेपर में यही न्यूज़ आई है दैट दिस इज़ इवन गोइंग टू बूस्ट इंडियाज़ ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स टू UAE एज वेल. वेल, इससे पहले इंडिया के जो डोमेस्टिक ज्वेलरी थी इस पे 5% ड्यूटी लगती थी UAE के अंदर, ये सीधा 5% से हटकर 0% हो गई है. तो बेसिकली इंडिया इज़ गेटिंग ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस टू UAE मार्केट for the Indian domestic jewelry, and therefore it will boost the export of Indian jewelry to UAE, जिससे इंडियन ज्वेलरी को काफ़ी बड़ी वहाँ पे मार्केट एक्सेस मिलेगा. तो यहाँ से इंडिया की तरफ अगर हम देखें तो इंडिया की जो डोमेस्टिक ज्वेलरी है उसके ऊपर तो ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस लग चुका है. नाउ अगर हम UAE की साइड की बात करें, नाउ इंडिया इम्पोर्ट्स अ लॉट ऑफ गोल्ड. इंडिया इज़ अ मेजर इम्पोर्टर ऑफ गोल्ड. हर साल इंडिया अराउंड 800 टन्स ऑफ गोल्ड इम्पोर्ट करता है, एंड इसे देखते हुए UAE की फेवर में ये एग्रीमेंट दिया गया है कि अगर हम UAE से अप टू 200 टन्स ऑफ गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, UAE से हम अगर अप टू 200 टन्स ऑफ गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कंसेशनल ड्यूटीज़ लगेंगी. एंड लास्ट जो हमारा फाइनेंशियल 21 है, इसके अंदर इंडिया ने टोटल 70 टन्स ऑफ गोल्ड UAE से इंपोर्ट किया. तो अप टू 200 टन्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर UAE के ऊपर कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगेंगी. तो बेसिकली UAE को 200 टन्स का टैरिफ रेट कोटा दिया गया है, जिसके अंदर जो टैरिफ चार्ज किया जाएगा UAE को, दैट वुड बी 1% लेस देन व्हाट वी चार्ज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो जितना टैरिफ बाकी कंट्रीज़ पे करती हैं उसका 1% लेस पे करने वाला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो बेसिकली UAE की 1% प्राइस एडवांटेज हो जाएगी उनके गोल्ड बार्स में. तो मतलब यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं कि जितना हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं उसका 200 टन्स जो है वी आर डाइवर्टिंग इट टुवर्ड्स UAE कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से हम इंपोर्ट करें. इसके ऊपर जो लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 1% कम होने वाली है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर से रिलेटेड है. वेल, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर CABC, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि सुधा रघुनाथन को एज अ मेंबर अपॉइंट किया गया है ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ऑन कल्चर. नाउ इस बोर्ड के जो मेंबर्स हैं ये बेसिकली पॉलिसी एडवाइस देते हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर.
बेसिकली ऐसे कोई भी प्रोग्राम जो कि डेवलप किए जाते हैं विच फोकस ऑन द क्रिएटिविटी एट डिफरेंट लेवल्स इन वेरियस रीजन्स, उन सब को लेकर यहाँ पे पॉलिसी एडवाइस दी जाती है। तो बेसिकली सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर के जितने भी मेंबर्स हैं ये काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड किसी भी चीज़ को लेकर जो उनका व्यू होता है, कोई भी डिफरेंट आइडिया कोई भी कल्चर के डोमेन से लेकर जो भी उनके इंटरेस्ट हैं उसे लेकर वो यहाँ पे अपनी एडवाइस देते हैं। तो बेसिकली जो भी मिनिस्ट्री की जो पॉलिसीज़ हैं उसे लेकर ये इनपुट्स देते हैं, एंड इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस टू द वर्क ऑफ मिनिस्ट्रीज नेशनल मिशंस। एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर, इसका गोल है कि एटलीस्ट हर साल में दे हैव अ मीटिंग वंस अ क्वार्टर, एंड इट विल बी प्रिजाइडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ कल्चर। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल किसान ड्रोन से रिलेटेड है। वेल, किसान ड्रोन्स, बेसिकली ड्रोन्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करना, इसे क्रॉप असेसमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट कैन बी यूज टू डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। हमारा जो एग्रीकल्चर में जो एवरीडे टास्क होते हैं लाइक स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, न्यूट्रिएंट्स, इनको भी ड्रोन्स के थ्रू किया जा सकता है। वेल, ड्रोन्स बेसिकली ये एक लेमन टर्म है। इट इज़ टेक्निकली से कहा जाता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को लेमैन टर्म्स में ड्रोन कह दिया जाता है। इसे ओरिजिनली मिलिट्री और जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए डेवलप किया गया था, एंड देखा गया कि जो ड्रोन्स हैं दे कैन टेक ओवर द मेन स्ट्रीम, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इन्हांस लेवल ऑफ सेफ्टी होती है, एंड जो एफिशिएंसी इसके साथ आती है वो अनमैचेबल है। एंड जो ड्रोन है इसके अंदर जो ऑटोनॉमी लेवल है इट कैन रेंज फ्रॉम रिमोटली पायलटेड, एक ह्यूमन कंट्रोल जो कि इसकी मूवमेंट को पायलट करता है, और टू एन एडवांस्ड ऑटोनॉमी जिसके अंदर देयर इज अ सिस्टम ऑफ सेंसर्स या फिर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग डिटेक्टर्स हैं जो कि इसकी मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल एक ह्यूमन कंट्रोल से लेकर एक सिस्टम ऑफ सेंसर्स के थ्रू भी इसकी जो ऑटोनॉमी है इसे कंट्रोल किया जा सकता है। एंड एग्रीकल्चर के लिए जिस ड्रोन को यूज़ किया जाता है उसके लिए नेम दिया गया है किसान ड्रोन्स, एंड इसे लेकर इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही फ्लैग्ड ऑफ 100 किसान ड्रोन्स, डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के 100 ड्रोन्स को फ्लैग ऑफ किया गया, एंड कहीं पे पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया गया, कहीं पे कुछ और जो फार्म मटेरियल था वो प्रोवाइड किया गया। एंड ड्रोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन हमारे पास ड्रोन शक्ति स्कीम है जिसके अंदर यूनियन बजट ने बेसिकली वो सभी स्टार्टअप्स जो कि ड्रोन को प्रमोट करने वाले हैं उन सबको पुश किया। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ITIs हैं, उनके अंदर ड्रोन की स्किल को इंक्रीज़ करने की बात की गई। तो वो सभी ड्रोन्स इनको फैसिलिटेट किया जाएगा एज ड्रोन शक्ति, जो कि ड्रोन्स को यूज़ करेंगे इनटू वेरिएट एप्लीकेशंस। एंड इवन वी हैव ड्रोन एज अ सर्विस, द्रास, जिसके इसके साथ साथ जो ITIs हैं वहाँ पे इसकी स्किल बिल्डिंग के लिए कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा हमने रिसेंटली स्वमित्वा स्कीम के बारे में पढ़ा था। स्वमित्वा इज़ सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। रिसेंटली वी रेड अबाउट इट, जिसके अंदर जो विलेजेस के जो मैप्स थे वो आए थे, एंड इसके अंदर इसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने जो ड्रोन्स हैं उनको चूज़ किया था टू अचीव दिस एम्बिशन। एंड इन सब की शुरुआत 2021 में भी हमने देखा कि जो ड्रोन रूल्स थे उनको काफ़ी लिबरलाइज किया गया था। बेसिकली ड्रोन्स के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उससे ये इनकरेज हुआ, एंड जो इंडिया हमारी गवर्नमेंट का जो एम है टू मेक इंडिया एज अ ड्रोन हब, तो ये जो लिबरलाइजेशन हुए थे ड्रोन रूल्स के, इट इवन फैसिलिटेटेड दिस गोल। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो इंडियन नेवी ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके अंदर MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स लिए जाएंगे, एंड इसका जो फर्स्ट बैच है जिसके अंदर 3 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, दे आर शेड्यूल्ड टू अराइव इन इंडिया वेरी सून बाय मिड जुलाई। एंड इवन इंडियन नेवी के लिए एक मेजर इंडक्शन है जिसके अंदर हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया जाएगा शिप्स पे। तो इसे लेकर बेसिकली फरवरी 2020 में इंडिया ने अराउंड $2.2 बिलियन का डील साइन किया था विद US फॉर MH-60R हेलीकॉप्टर्स। दे आर बेसिकली बिल्ट बाय द लॉकहीड मार्टिन, एंड ये उस टाइम जब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसको साइन किया गया था। इसकी जो फुल डिलीवरी है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2025,
एंड इन हेलीकॉप्टर्स को जो इंडिया का जो यूनिक इक्विपमेंट्स हैं इसके साथ मॉडिफाई किया जाएगा अलॉन्ग विद द वेपनरीज ऑफ इंडिया. एज ऑफ नाउ हमारी जो नेवी है इट वॉज फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ हेलीकॉप्टर्स ऑन इट्स फ्रंट लाइन वॉरशिप्स. एंड ये जो न्यू प्रोक्योरमेंट्स हो रही है इन हेलीकॉप्टर्स की ये काफ़ी डिले हो गई है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन नेवी. एंड ये जो MH-60R जो हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, दीज आर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स एंड दे आर बेसिकली गोइंग टू रिप्लेस दी सी किंग 42 एंड 42A हेलीकॉप्टर्स जिनको ऑलरेडी 1990s में डिकमीशन कर दिया था. एंड एक और चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये जो MH-60R हेलीकॉप्टर है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड मैरीटाइम हेलीकॉप्टर. एंड इससे जो इंडिया की कैपेबिलिटी है टू परफॉर्म एंटी सरफेस और एंटी सब मेरीन वॉरफेयर मिशन, ये यहाँ से इसकी कैपेबिलिटी इंडियन नेवी की काफ़ी इम्प्रूव होगी. अलॉन्ग विद दिस इंडियन नेवी की जो बाकी एबिलिटी हैं लाइक सेकेंडरी मिशंस जो होते हैं इंक्लूडिंग सर्च एंड रेस्क्यू, कम्युनिकेशन रिले, इन सबको ये इम्प्रूव करेगा. तो बेसिकली जो इन्हांस्ड कैपेबिलिटी इससे जो होने वाली है हमारी इंडियन नेवी की, वी कैन यूज़ इट एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन रीजन. एंड इससे जो रीजनल थ्रेट्स हैं लाइक पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये यहाँ से डिटर होंगे. एंड अलॉन्ग विद दिस हमारी जो कंट्री का डिफेंस है वो यहाँ से स्ट्रेंथन अप होगा. एंड इंडिया हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द इंडियन ओशन. एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक इंडिया का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आता है. तो इंडियन नेवी की जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी है इन हेलीकॉप्टर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होने वाली है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. जब भी हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो यूजुअली जितनी भी स्टडीज़ होती हैं दे आर बेस्ड ऑन दी डायर्नल पॉलिनेटर्स, जिसके अंदर बीज और बटरफ्लाइज के जो रोल्स हैं फॉर द पॉलिनेशन उनको इम्पॉर्टेंस दी जाती है. एंड बहुत कम जो नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स होते हैं, जो कि नाइट टाइम में जो पॉलिनेटर्स आते हैं, अभी तक इनको ज़्यादा साइंटिफिक अटेंशन नहीं मिली थी. एक रिसेंटली एक स्टडी आई है which is published in the scientific reports. It's a publication from Nature Group. एंड इस स्टडी को, इस रिसर्च को इवन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी फंड किया था. एंड इस स्टडी ने ये रिवील किया कि कितना इम्पॉर्टेंट है मॉथ्स हमारे नेचर में. एंड इसे लेकर ये दिखाया गया कि जो हमारा हिमालयन इकोसिस्टम है, जहाँ पे फोकस किया गया ऑन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पे ये देखा गया दैट मॉथ्स आर वेरी वाइटल टू पॉलिनेशन. एंड 91 स्पीशीज़ जो मॉथ्स की प्रेजेंट है वहाँ पे, दे आर कंसिडर्ड एज पोटेंशियल पॉलिनेटर्स ऑफ 21 फैमिलीज़ इन सिक्किम, अरुणाचल एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़. तो बेसिकली 91 स्पीशीज़ बेसिकली 65% मॉथ्स बना देती हैं. 65% मॉथ्स दे आर सफिशेंट, जो कि इतने पॉलन ग्रेन्स को मूव कर रहे थे कि इनको पोटेंशियल पॉलिनेटर्स कहा गया है. तो जिस टाइम पे रात के टाइम पे इवन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने भी ये कहा कि जिस टाइम पे हम सब सो रहे होते हैं उस टाइम पे जो नॉक्टर्नल मॉथ्स हैं दे आर परफॉर्मिंग देयर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द इकोसिस्टम, एंड जिनकी वजह से जो मेजर पॉलिनेशन है वहाँ पे कैरी आउट हो रही है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस स्टडी के अंदर हमारे नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स के ऊपर फोकस किया गया. एंड रात के टाइम में मॉथ्स जो पॉलिनेशन करते हैं उनकी सिग्निफिकेंस को इस स्टडी के अंदर दिखाया गया. आगे बढ़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक पिटिशन फाइल की गई जिसके अंदर ये कहा गया कि इलेक्शंस के टाइम पे जो पोल मैनिफेस्टोज आते हैं इनको रेगुलेट करना चाहिए. एंड वी शुड मेक पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंटेबल फॉर देयर प्रॉमिसेस दैट दे मेक ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इलेक्शंस. एंड इसे लेकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई कि सेंटर और इलेक्शन कमीशन को ऐसे डायरेक्शंस देनी चाहिए जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अकाउंटेबिलिटी उनकी इंक्रीज़ हो सके और जो पोल मैनिफेस्टोज होते हैं इनको रेगुलेट किया जा सके. तो बेसिकली जो मैनिफेस्टो होता है इसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये काफ़ी प्रोमिसेस करते हैं और इसे लेकर पिटिशनर ने ये कहा कि इसे एज अ विजन डॉक्यूमेंट कंसीडर करना चाहिए कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट हो जाती है सो दीज वो दी थिंग्स दैट दे नीड टू अचीव. एंड इसे लेकर उन पार्टीज़ को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए. एंड फॉर दैट सेंट्रल एंड इलेक्शन कमीशन शुड टेक स्टेप्स टू रेगुलेट इट.
तो बेसिकली हम देखते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी एग्जैजरेट करके प्रोमिसेस करते हैं एंड दे बेसिकली बर्डन द पब्लिक मनी विच इज़ केप्ट इन द स्टेट फंड्स। एंड यहाँ पे बेसिकली ऐसे जो प्रोमिसेस हैं जो कि काफ़ी एग्जैजरेट करके किए जाते हैं उनको रेगुलेट करने की बात की गई। ऑल्दो यहाँ पे ये भी एग्री किया गया कि हर एक प्रॉमिस करप्ट नहीं होता, बट देयर आर सर्टेन जो कि काफ़ी एग्जैजरेट करके किए जाते हैं। देयर शुड बी सर्टेन गाइडलाइंस विच शुड बी गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है ये वोटर्स के लिए वोटर्स को प्रोवाइड किया जाता है। इट्स अ विंडो ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नेंस, उनके एजेंडाज को यहाँ पे शो किए जाते हैं ताकि एक इन्फॉर्म डिसीजन जो वोटर है वो ले सके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। अभी तक ये प्ली दी गई है सुप्रीम कोर्ट में एंड जिसके अंदर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को रेगुलेट करने की बात की गई है एंड लेट्स सी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने ये प्रपोज़ किया था कि कार के अंदर जितनी भी सीट्स हैं इंक्लूडिंग द रेयर एंड द मिडल सीट्स, इन सब में वाई शेप्ड सीट बेल्ट होनी चाहिए एज इट इज़ कंसिडर्ड सेफर। एंड टिपिकली जितनी भी विंडो सीट्स हैं वहाँ पे ये वाई शेप्ड सीट बेल्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए। एंड ये भी कहा गया कि जो रेयर सीट बेल्ट्स हैं दे आर वेरी इंटेग्रल टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ ऑल द पैसेंजर्स। एंड इसे लेकर इवन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ में इस मंथ एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी आया था जिसके अंदर ये प्रपोज़ किया गया कि जितनी भी फ्रंट फेसिंग सीट्स हैं किसी भी पैसेंजर व्हीकल में, चाहे वो अप टू 8 सीट्स क्यों ना हो, दे शुड बी प्रोवाइडेड विथ 3 पॉइंट बेल्ट्स, जिनको वाई बेल्ट्स भी कहा जाता है। इससे पहले जो मैन्युफैक्चरर्स थे दे हैड ऑप्शन टू प्रोवाइड 3 पॉइंट और 2 पॉइंट। 2 पॉइंट इज़ द वेस्ट ट्रैप एंड मोस्टली जो कार्स हैं उनमें ऑलरेडी वाई शेप्ड बेल्ट्स होती हैं फॉर द विंडो सीट्स। एंड अब इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ वाई शेप्ड जो सीट बेल्ट्स हैं उनको प्रोवाइड करना चाहिए बिकॉज दे आर प्रूवन टू बी मोर सेफर देन द लैप बेल्ट। एंड इस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि अकॉर्डिंग टू दी सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल CMVR, इसके अंदर रूल 138 है जिसके अंदर जो भी कोई पर्सन विच इज़ सीटेड इन द फ्रंट सीट या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हु इज़ ऑक्यूपाइंग द फ्रंट फेसिंग सीट्स, दे मस्ट वेयर द सीट बेल्ट। इवन जो रियर सीट बेल्ट्स हैं दे आर मैंडेटरी, लेकिन देर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड जिसकी वजह से देर इज़ पुअर एनफोर्समेंट ऑफ दिस एज वेल। एंड ये पूरा का पूरा रूल है कि जब भी गाड़ी चल रही है तो जो रियर सीट बेल्ट्स हैं वो लगाना मैंडेटरी है एंड इन केस ऑफ एनी फेलियर टू डू सो फाइन भी है ऑफ 1000 रुपीज़। एंड इसे लेकर एक सेव लाइफ फाउंडेशन है, 2019 में उन्होंने 11 सिटीज़ के अंदर सर्वे किया एंड दे सॉ दैट ओनली 7% यूज़ द रियर सीट बेल्ट्स। एंड इस सर्वे में ये देखा गया कि ओनली 27.7% पीपल न्यू दैट दे आर अवेयर कि जो मैंडेटरी सीट बेल्ट जो रियर सीट बेल्ट्स हैं वो लगाना मैंडेटरी है। एंड इसे लेकर इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी कहा है कि जो रियर सीट बेल्ट्स हैं दे शुड बी यूज्ड एंड इससे जो रियर सीट पैसेंजर्स की जो डेथ है इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 25%। सो दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में आज के न्यूज़पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे हमारे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिस्कस किया। If you like this video, do like and comment down below. I will see you in my next one. Thanks for watching.